क्या झारखंड में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बैंक आदिवासी भूमि का नीलामी कर सकता है? तो उत्तर है हाँ, कर सकता है, परंतु कुछ शर्तों के साथ कर सकता है। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू है और टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के कुछ प्रावधान हैं जो वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ लैंड, जो सेक्शन 46 ऑफ CNT एक्ट प्रोवाइड करता है। पहले सरफेसी एक्ट की बात करें, सरफेसी एक्ट 2002 एक सेंट्रल लॉ है जो बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को अधिकार देता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको NPA कहते हैं, इस प्रकार के खातों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बिना सिक्योर्ड एसेट पर कब्जा लेकर के उसकी बिक्री कर सकता है, नीलामी कर सकता है, बिक्री कर सकता है और उस बिक्री से ऋण वसूली कर सकता है। सरफेसी एक्ट किसी बोरोअर की जाति, धर्म, वर्ग अथवा जनजातीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान सरफेसी एक्ट में नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग, जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास, इसके जो सदस्य हैं, जो उधारकर्ता हैं, जो उन्होंने लोन लिया है, इन पर भी सरफेसी एक्ट समान रूप से लागू होगा जैसे कि अन्य सामान्य वर्ग के पर होता है। सरफेसी एक्ट में कहीं भी यह प्रावधान नहीं दिया गया है कि यदि बंधक संपत्ति ST, SC या BC का हो तो बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई प्रावधान सरफेसी एक्ट में नहीं दिया गया है। अर्थात सरफेसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकती है कि ST, SC, BC समुदाय के व्यक्ति की जमीन है। अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जाति SC अथवा पिछड़ा वर्ग BC, इनकी संपत्ति को मॉर्गेज करने के अधिकार की बात करें तो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नंबर 2313 ऑफ 2008, जिसका निर्णय 25/10/2008 को हुआ था, ये जस्टिस M.Y. इकबाल और जस्टिस D.K. सिन्हा के डिवीजन बेंच से ये आदेश हुआ था। इसमें न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संरक्षित वर्गों की भूमि राष्ट्रीय बैंकों के पक्ष में आवासीय ऋण और शिक्षा ऋण हेतु मॉर्गेज रखी जा सकती है। जब वैलिड मॉर्गेज हो सकता है तब ऋण डिफॉल्ट की स्थिति में ऋण वसूली हेतु सरफेसी एक्ट भी लागू होगा। अतः जहां बंधक वैध है, मॉर्गेज वैलिड है, वहां प्रिमा फेसी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है। अब कहते हैं कि चूंकि सरफेसी एक सेंट्रल लॉ है तो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस हुआ था यूको बैंक वर्सेस दीपक देव वर्मा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरफेसी एक्ट एक सेंट्रल लॉ है, इसीलिए जहां किसी स्टेट लॉ और सरफेसी एक्ट के बीच कोई टकराव हो वहां सेंट्रल लॉ की प्रधानता होगी। अर्थात सरफेसी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, यानी वहां पर सरफेसी एक्ट की प्रधानता होगी। सरफेसी एक्ट ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, वो स्टेट लॉ को सप्रेस करेगा। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और SP एक्ट का प्रभाव है। जहां तक झारखंड का प्रश्न है, यद्यपि सरफेसी एक्ट लागू होता है तथापि झारखंड में CNT एक्ट और SP एक्ट आदिवासी भूमि की सुरक्षा हेतु बनाए गए विशेष प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, जिनका संवैधानिक आधार संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में निहित है। इसलिए झारखंड में सरफेसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी तो है, किंतु उसकी इन्फोर्सेबिलिटी पर व्यवहारिक एवं कानूनी प्रतिबंध उत्पन्न हो सकता है। नीलामी एवं बिक्री की प्रक्रिया CNT के प्रावधानों के तहत करनी होगी। रिस्ट्रिक्टिव स्कोप देता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ट्रांसफर का एक रिस्ट्रिक्टिव स्कोप देता है। फ्री होल्ड, फ्री ट्रांसफर, फ्री ऑक्शन नहीं किया सकता है। अर्थात एप्लीकेबिलिटी इज लीगल बट enforceability may be subject to statutory restriction and judicial
स्क्रूटनी। क्या प्रावधान है कि छोटा ST का ज़मीन है तो ST को ट्रांसफ़र होगा, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट की ज़मीन है शेड्यूल्ड कास्ट को ट्रांसफ़र होगा, बैकवर्ड कास्ट की ज़मीन है तो बैकवर्ड कास्ट को ट्रांसफर, और भी प्रावधानों से जुड़े हुए हैं जो सेक्शन 46 में दिए हुए हैं, वो सारे इस पर लागू होंगे। बैंक भी ट्रांसफ़र करेगा SAFESI एक्ट के तहत तो उस वहाँ पर ये प्रावधान लागू होगा। जब बात इन्फोर्सिबिलिटी की आती है तो CNT एक्ट की धारा 47BB महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटा नोट एक्ट की धारा 47BB में प्रावधान के अनुसार बैंक ऋण वसूली के लिए भूमि बिक्री की अवधारणा को कानून पूर्णतः अस्वीकार नहीं करता है। हालांकि यह प्रावधान भूमि के अनरिस्ट्रिक्टेड बिक्री की अनुमति नहीं देता है। ऐसी बिक्री CNT एक्ट के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस के अधीन ही की जा सकती है। इस प्रावधान के कारण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के बंधक की गई भूमि का वैल्यूएशन प्रभावित होता है। क्यों ये वैल्यूएशन प्रभावित होता है? क्योंकि फ्री ऑक्शन नहीं कर सकते हैं। वैसी स्थिति में इसके परचेजर भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा प्रभाव वैल्यूएशन पे आता है। रिस्ट्रिक्टेड मार्केटेबिलिटी के कारण फोर्स सेल वैल्यू एवं ऑक्शन वैल्यू सामान्य संपत्ति की तुलना में कम हो जाती है। सामान्य लोगों की संपत्ति जो होती है उसकी तुलना में उसी क्षेत्र में है, लेकिन अगर वो सामान्य वर्ग की संपत्ति है तो उसका ऑक्शन वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर ये ST SC BC के है तो उसका ऑक्शन वैल्यू कम हो जाता है। फिर भी केवल इन प्रतिबंधों के आधार पर बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के आवासीय और शिक्षा हेतु ऋण के देने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी अगर ST SC और BC की ज़मीन है और वो डिफ़ॉल्ट होता है, NPA होता है, तो वैसी स्थिति में बैंक को ये अधिकार है, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है।